पढ़े, बहुत अच्छे लेखक है, अच्छे स्पीकर है, अच्छे समाज सेवी है, श्रीमान रमेश जी आनेरा सर। जय बोलो श्री राजेश्वर भगवान की। गर्मी का समय है, मुझे पता है कि आपकी बैठने की कैपेसिटी भी जवाब दे चुकी है। लगभग 3-4 घंटे हो गए बैठे बैठे। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि मेहमान के रूप में पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, समाज सेवियों, मेरे मित्रों, आप सभी का मैं मेरे दिल की अंतरंग गहराइयों से प्रणाम, नमस्कार और आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहने के लिए तो वैसे बहुत सारी बातें आज के मुख्य वक्ता लहर भारती जी बावसी, CBO साहब, ऊर्जावान सरपंच हमारे अजबराम जी, वो भी काफ़ी सारी बातें कह के गए हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उन मुद्दों को छूने की कोशिश करूं जो मुद्दे अनछुए रह गए हैं। बेसिकली मुझे माफ़ करना, मेरे जो भी विचार हैं वो मेरे अपने विचार हैं, और देश का और समाज का यदि कोई पढ़ा लिखा युवा, शिक्षित युवा यदि सच्ची बातें नहीं कहता है तो वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता। मैं उसे समाज का दुश्मन, देश का दुश्मन करार देता हूँ। यदि हम पढ़े लिखे लोग आपके मंच पर आकर सच्चा बोलने की बजाय अच्छा बोलें जो आपको पसंद आए, तो शायद हम आपके हितैषी नहीं है। मैं जो भी बोलूंगा मैं कोशिश करूंगा सच्चा बोलूं। हो सकता है कि कुछ बातें आपको कड़वी लग जाएं। कभी शरीर में शुगर नहीं करती है, जो मिठास होता है वो हमेशा शरीर में शुगर करता है, बीमारियां पैदा करता है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य बात यह है कि ऐसे कई सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन हम अक्सर कार्यक्रम करने पे ध्यान देते हैं। उन कार्यक्रम के करने के जो हेतु हैं, जो पर्पस है, उसका उद्देश्य है, उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि ऐसे कार्यक्रम अक्सर क्यों आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य ये होते हैं कि हम सेल्फ असेसमेंट करें, खुद का इवेल्यूएशन करें, हम खुद का आत्मनिरीक्षण करें कि हमने पिछला जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम से लेके आज तक का जो काल निकाला है, जो समय निकाला है, उस समय में हमने क्या अच्छे कार्य किए हैं, क्या बुरे कार्य किए हैं। जो अच्छे कार्य किए हैं उनका क्या रिजल्ट निकल कर सामने आए, और यदि हमने कुछ कमियां करी हैं, कुछ कमियां हमसे रह गई हैं या बुरे कार्य किए हैं, तो वो क्यों किए गए, क्या करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे, उनसे क्या रिजल्ट निकल कर सामने आए। इन सब पर आत्मनिरीक्षण और निरीक्षण करने का जो समय होता है वही ये कार्यक्रम होता है। और यदि इस पे हम कार्य नहीं कर पाते हैं, निरीक्षण पे, सेल्फ असेसमेंट पे, कार्यक्रम के इवेल्यूएशन पे काम नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम करने इतने सफल नहीं हो पाएंगे। इनका जो एक्चुअल हेतु है, जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, वो निकल कर सामने कभी नहीं आएगा। तीसरी बात, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसका यदि हेतु, इसका यदि पर्पस, इसका यदि उद्देश्य शिक्षा नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं आता। अब मैं बात करता हूँ शिक्षा की। मेरे जीवन में 20 वर्ष भारतीय वायुसेना की सेवा देने के बाद, 2 पुस्तकें लिखने के बाद में, जिनमें मेरी एक पुस्तक अमेजॉन पर बेस्ट सेलर है, जो विचार मुझे समझ में आए हैं, जो चीजें मुझे समझ में आई है शिक्षा को लेकर, संस्कार को लेकर, पढ़ाई को लेकर, मानव जीवन को लेकर, इस चल रहे समय को लेकर के, सिर्फ वही बातें मैं आपके सामने परोसने की कोशिश करूंगा। वो कोई विचार आपको नहीं परोसने की कोशिश करूंगा जिससे मेरा खुद का लेना देना कोई नहीं है, बिकॉज चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। जो बातें हम खुद नहीं पालते हैं वो दुनिया को परोसें तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो उस चीज में आता है, वो उस श्रेणी में आता है जिसे कहते हैं कथनी और करनी में अंतर होना। जिन बातों को मैं खुद पाल रहा हूं, उन्हीं बातों पे जोर देने की कोशिश करूंगा। रही बात शिक्षा की, यह देश, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि यह देश, इस देश को यदि कोई आकार देने वाली शक्ति है, इस देश के युवा तरुणाई को यदि कोई आकार प्रदान करने वाली शक्ति है, इस देश का भविष्य निर्धारित करने वाली और भविष्य को आकार के रूप में, हिंदुस्तान को नए हिंदुस्तान के रूप में उस मटके की तरह गढ़ने की जो शक्ति है, वो इस देश का शिक्षक होता है। ये बात मैंने कई मंचों से जिम्मेदारी के साथ कही है, चाहे वह शिक्षक प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, क्योंकि आज हम जैसे सैनिक
कोई आरएएस हो, कोई आईपीएस हो, कोई नर्सिंग ऑफिसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो, अंततः आखिरकार वह एक शिक्षक के हाथों गढ़ा गया, एक शिक्षक के हाथों उसे जीवन के रूप में, देश की युवा शक्ति के रूप में उसे आकार दिया गया। जिस तरीके का आचरण, जिस तरह का व्यवहार हमारे सामने, इस बच्चों के सामने, इन महिलाओं के सामने, इन बुजुर्गों के सामने एक शिक्षक जिस तरीके का आचरण प्रस्तुत करता है, आने वाली पीढ़ियां उस तरीके का अनुसरण करके उसी हिसाब से आकार लेती हैं। लेकिन एक दूसरा इसका पहलू वो भी है, शायद ये मेरी आवाज, कुछ वीडियो वर्तमान सरकारों तक भी पहुंच जाए तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन इस देश का शिक्षक सरकारी कार्यों में इतना दबा दिया गया है, सरकारी कार्यों में उसे इतना उलझा दिया गया है कि वह जो शिक्षा का एक्चुअल हेतु है स्कूलों में विद्या देने का, उसमें नहीं दे पाता है। यदि मैं सही हूं तो आप मुझे जताते भी रहना कि मैं सही बातें कर रहा हूं, और मैं गलत कह रहा हूं तो शांत बैठे रहना, मैं समझ जाऊंगा कि मैं गलत तथ्य पेश कर रहा हूं। जब जब चाहे देश हो, समाज हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, जब जब समाज का कार्यक्रम हो, देश का कार्यक्रम हो, किसी कॉलेज या स्कूल का कार्यक्रम हो, जब जब इस देश का शिक्षक जब तक प्लेटों में लेकर पानी पिलाता रहेगा, जब तक इस देश का शिक्षक कार्यक्रम की पिछली पंक्ति तक बैठा रहेगा, जब तक हम देश के, समाज के जिम्मेदार लोग एक शिक्षक को सम्मान नहीं देंगे, तब तक अगले 50 साल में यदि आप समाज सुधारने की और देश को विश्व गुरु बनाने की उम्मीद करे बैठे हैं, तो ये आपके थोथे सपने उड़ते टाइम नहीं लगेगा। और साथ में यही कहना चाहूंगा, शिक्षक भी इस देश के सामने ऐसा आचरण प्रस्तुत करें कि हम खुशी से कह सकें, हम चाहे कितने भी बड़े अधिकारी बनकर आ जाए, लेकिन हम आपके पीछे चलकर आपका अनुसरण करने को अपने आप को भाग्यशाली माने। अब बच्चों के लिए बात आती है दोस्तों, बच्चों के अभिभावक भी बैठे हुए हैं, माँ जी अभी आई कई सारी, आज माता बहन भी आई, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी भी बोलू, हाँ अंग्रेजी आते आते मारवाड़ी भी, मैंने एकदम ठेठ मारवाड़ी आवे बढ़िया वाली, ताकि थोन बात पूरी समझ में आवे रही। आज आप भी आई हुई यहाँ पे। बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, युवाओं से कहना चाहूंगा, इस शिक्षा को शिक्षा समझना, कभी भी नौकरी प्राप्त करने का पर्यायवाची मत समझना। यदि आपने इस शिक्षा को, पढ़ाई को यदि ये समझ रखा है कि हमें कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, प्राइवेट नौकरी प्राप्त करनी है और गांधी जी पैसे छापने की मशीन समझना है, तो आप जीवन को नहीं जी पाएंगे, जीवन का हेतु नहीं पूरा कर पाएंगे। आप इस पढ़ाई को जीवन जीने की शैली समझना, इस पढ़ाई को, एजुकेशन को, इस शिक्षा को जीवन जीने का हेतु समझना, जीवन जीने की कला समझना, एक आचरण समझना, एक व्यवहार समझना, एक कला समझना। शिक्षा यदि इंसान को संस्कार नहीं दे सकती, जीवन जीने का तरीका नहीं दे सकती, व्यवहार नहीं दे सकती, आचरण नहीं दे सकती, ईमानदारी नहीं दे सकती, आत्मविश्वास नहीं दे सकती, और उठने बैठने, समझने की, भावों को समझने की यदि कला प्रदान नहीं कर सकती, परिवार को समझने की कला प्रदान नहीं कर सकती, संगठन को समझने की कला प्रदान नहीं कर सकती, तो वह शिक्षा नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन है, वो सिर्फ हमारी डिग्रियां हैं जो मार्कशीट पर छप जाती है 98.99, 99.5% के आगे एक डंडा मार के, दोनों साइड में 2 बिंदियां मार के प्रतिशत के रूप में माँ बाप को खुश करने की वो डिग्रियां मात्र बनकर रह जाएगी, जिसका एक्चुअल उदाहरण अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से पेश कर दिया गया है। तो आप शिक्षा को कभी भी, और इस स्कूलों में भी जैसी पढ़ाई करवाई जा रही है, उसमें भी ये विषय आप इंक्लूड करिए। देश की शिक्षा नीति के हिसाब से या राज्य की शिक्षा नीति के हिसाब से आपको क्या पढ़ाने के लिए दिया गया है, वो आपका कार्य है, वो आप पढ़ाते रहिए। लेकिन इसके अलावा भी मानवीय आचरण में और मानवीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली जो चीजें मैं यहाँ से कह रहा हूँ, वो भी हमें अपने बच्चों को प्रदान करनी पड़ेगी। एक्चुअल में हमारे भी पिताश्री वहां जाकर क्या बोल रहे हैं और समाज के आदर्श जो आगेवान हैं वो कैसे बोलते हैं, ऐसे कार्यक्रम में क्या होता है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को भी साथ में लाएं और इस तरीके की बातें सिखाएं। अब मैं इन विद्यार्थियों के लिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बात ये बच्चे ना समझ पाए, लेकिन इन बच्चों के परिवार से माँ हो, बाप हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, चाचा चाची हो, कुछ पढ़े लिखे, कुछ अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ वो 5 बातें कहना चाहता हूं, जो 5 बातें इन विद्यार्थियों के लिए आने वाले जीवन में बहुत जरूरी हो जाएगी। और यदि ये 5 बातें आप में नहीं है, ये 5 बातें यदि इन 5 बातों पर आपने गौर नहीं किया और आज से कार्य करना शुरू नहीं किया,
तो फिर बात वही आके रह जाएगी, 98 और 99% वाली बात आके रह जाएगी, और अंत में जाकर के इनकम टैक्स की रेड और पिता को वृद्धाश्रम में भेजने वाली बात और एक दूसरा डॉक्टर समाज सेवा और पिता को सहारा देने वाली बातें चरितार्थ हो जाएगी। सबसे पहली बात बच्चों से मैंने कह दी है, वो बात ये है कि बच्चों कभी भी, अपने बच्चों को, माँ बाप से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को कभी ये मत कहना कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए करनी है। यदि सिर्फ नौकरी करनी होती तो मैं 60 वर्ष तक वहीं बैठ के पैसे कमाता और नौकरी कर सकता था। मेरा भी हेतु था कि मैंने इतनी सारी डिग्रियां करी हैं, तो मैं भी, मेरे पास में जो ज्ञान है, पैसे वाले लोग यहाँ बैठे हुए, मैं बड़ा धन्य हूं, समाज में बड़ा शूरवीर धनवान पैदा हुआ है, जो यदि मेरे पास, मेरी इस खान में विचार है तो मैं विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे भी बड़े समाज सेवी वो हैं जिनके पास में अर्थ के रूप में ये लक्ष्मी आई है और वो दिल खोल कर इस संस्था को दान कर रहे हैं। आपके बच्चों के लिए मैं उनका खूब खूब आभारी हूं। दोस्तों, शिक्षा को कभी भी पैसे कमाने का और नौकरी प्राप्त करने का पर्यायवाची मत समझना। अक्सर एक समाज में बात आपने सुनी होगी, मारवाड़ में कहूं, कटे भी वो भले पूरे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग हो या कम पढ़े लिखे लोग हो, जब हम आपस में बैठ के बात करते हैं ना कि हमें बाई मोटी हुई है जो बाहर हगुण करनो है, करा के नहीं करता बात भाषा हगुण करने जाने कहूं बात करें कि हमें छोकरो हो जो अनेरे वास्ते बदलो हो जो कटी हेरते घरी बाड़े हगुण करो, पछे भाईषण कहूं बात करें, जनोरी बुद्धि कमजोर वे, जनोरा संस्कार कमजोर रहे। जिसके संस्कार मजबूत होते हैं वो क्या बात करता है कि पेटी वालों घर हो जो, पट्टी लिखियों घर हो जो, और संस्कारवान परिवार खोजो, जिससे कि बच्चा संस्कारवान हुआ तो बच्ची का पेट पाल लेगा। लेकिन जिनको सिर्फ अर्थ से प्रेम होता है, जिनको सिर्फ गांधी से प्रेम होता है, जिनके पास पढ़ाई नहीं होती, जिनके पास संस्कार नहीं होती, वो लोग क्या बात करते हैं कि छोकरो एक भाड़ियो है, छोकरा रे नौकरी लागी प्री है, छोकरो फलानी फलानी पोस्ट माथे है, सरकारी पेमेंट तो मापे पण ऊपर लापिया घणा छापे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहां बैठे हुए मेरे बच्चों, समाज के आप आगेवान हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, और यदि परिवारों में ऐसी बात नहीं होती है तो मेरी बात को आप खारिज कर सकते हो। ये बातें, वो पैसा, आज हम बच्ची की सगाई करने से पहले ये निर्धारित करने जा रहे हैं कि मेरी बेटी हराम की कमाई खाएगी। क्या आप माँ बाप चाहते हैं कि आपकी बेटी हराम की कमाई खाए, किसी का पेट पाल कर आए हुआ पैसा आपकी बेटी खाए? क्या आप इस बात से राजी हैं? नहीं है ना? तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात पर। इसलिए कहता हूं, सरकारी नौकरी को कभी भी, पढ़ाई को कभी भी, शिक्षा को कभी भी सरकारी नौकरी का पर्यायवाची मत समझना। दूसरी बात, जीवन में संस्कार, शिक्षा, समाज की बात लहर भारती जी महाराज कह के गए। सब लोग कहते हैं संस्कार 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 संस्कार, लेकिन क्या किसी परिवार ने शुरुआत करी है कि संस्कारों की उत्पत्ति कैसे होगी, संस्कारों का प्रज्वलन कैसे होगा, संस्कारों की उत्पत्ति हमारे परिवार में कैसे होगी? हाउ वी कैन कल्टिवेट द कल्चर्स एंड कस्टम्स इन द किड्स। क्या इस बात पे कभी किसी ने गौर किया है? हाउ इट इज द पॉसिबल? कैसे हम अपने बच्चों के अंदर संस्कारों को कल्टिवेट कर सकते हैं, संस्कारों का प्रज्वलन कर सकते हैं, संस्कारों का एक दीप हम जला सकते हैं? नहीं, किसी ने कोई रीति नहीं बताई, किसी ने कोई वृत्ति नहीं बताई। क्यों? संस्कार यदि आप अपने बच्चों में डालना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे बड़ी एक युक्ति बताना चाहता हूं। संस्कारों को हमारे परिवारों में डालने का सबसे बड़ा सूत्र है, वो है व्रत। यहां हाथ खड़े करके मुझे बताना, आपके परिवारों में महीने में 15 दिन में 10 दिन में 11 हाथम अमावस कोई भी दिन थोड़ा भगवान दितड़ो वे थोड़ा मनती कतरा परिवार है जो व्रत करें। ईमानदारी से हाथ खड़ा करना तो राजू जी शौकन है। व्रत कतरा मना करें, राजू जी शौकन खाती है सो हाथ करो, ईमानदारी थी कर जो। देख लीजिए यहाँ पे 5 से 10% जनसंख्या है जो यहाँ व्रत करती है, और हम यहाँ संस्कारों की बात करते हैं। यदि आपके परिवार में व्रत करने की प्रथा है, चाहे हाथम ने वे, पौसम ने वे, 11 ने वे, अमावस ने वे, पूनम ने वे, सोमवार ने वे, हनुमानजी दाड़ो वे, के महादेव जी वे, शनिवार वे, मंगलवार वे, थोड़ी इच्छा प्रति थी हफ्ते में 1 बार या महीने में कम से कम 2 बार व्रत करने की कोशिश कीजिए। व्रत करना क्यों जरूरी है, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाना। थोड़ा पर टाइम तो है ना, मैं 5 मिनट ज्यादा बोलो तो कनौरे कोई हवाई जहाज ट्रेन भी जुड़ने जाता है क्या? तो बस यदि हम व्रत करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा शुरू से लेकर के व्रत करता आ रहा है, एक बच्चा शुरू से लेकर के हमारा भाई ढोगरू बाजी जो भले घेन साहब है ठोके हाजरा के वो कोई व्रत करे ना कोई भी जो करे, और एक बच्चा है वो कम खाना गम खाना झुक जाना और व्रत करना इस सिद्धांत पे चलता है। दोनों बच्चे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में दोनों रास्ते रास्ते जा रहे हैं। जो व्रत करता है उसका मन कंट्रोल में होगा, और जो व्रत नहीं करता है उसका ना तो कभी मन कंट्रोल में होगा ना कभी उसका तन कंट्रोल में होगा, क्योंकि बॉडी तो खाए खाए भाई વધારે બરી આધી રખી પછી શરીર કટે બને કંટ્રોલ में रहे, અને શરીર વધારે પછી દિમાગ થાય બરો માથું થાય બરો મોટું મોટા માથારો આદમી દિમાગ रो भारी वेवो પછી બને रे मन कंट्रोल में वे कोई तन कंट्रोल में वे, फिर उसका कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता है। और जिसका मन और तन दोनों कंट्रोल में नहीं होते हैं वो कभी भी जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता है। सही निर्णय नहीं लेने वाला इंसान जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाता है। अब वो दोनों रास्ते रास्ते जा रहे हैं, दोनों बंदों ने एक इस रास्ते जा रहा है दूसरा उस रास्ते जा रहा है। दोनों बंदों ने एक पर्स देखा, पॉकेट देखा, जिस जनेर में दुनिया भर रहा 500 नोट भरो लाई, दोनों ने पर्स देखे। अब जो व्रत कभी नहीं करता, संस्कार पे नहीं चलता, उसके निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। नीचे झुका, नीचे झुकते ही उसने पर्स उठाया और चल दिया, पैसा खर्च करना चालू किया। लेकिन जो व्रत करता था, जो उपवास करता था, जिसे उपवास की आदत थी, वो बंदा जैसे ही पर्स के पास गया उसका तन कह रहा है कि उठा, लेकिन उसका मन कंट्रोल में है, क्योंकि उसका शरीर कंट्रोल में है, उसका आत्मा की एक एक नस उसके कंट्रोल में है, उसका दिमाग स्थिर है। उसका मन कह रहा है कि नहीं बेटा रुक जा, तुझे पर्स नहीं उठाना है। उसका मन क्या कह रहा है? तुझे पर्स नहीं उठाना है। फिर रुक के उसका मन ही उसको जवाब देता है, तुझे नहीं उठाने का कारण क्या है? क्योंकि ये संपत्ति तेरी नहीं है और किसी और की संपत्ति को हाथ लगाना तेरे संस्कारों में नहीं आता, इसलिए तुझे नहीं उठाना है। वो पर्स वो नहीं उठाता है। इसलिए हाथ ऊपर करके एक बार राजेश्वर भगवान की और जय श्री राम का नारा लगाकर मुझे आप आज वचन देंगे कि आज के बाद हम कम से कम 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल से ऊपर के बच्चे से लेकर के जितना बड़ा कोई बीमार है तो ठीक है, बुजुर्ग है, वहां तक हम व्रत करवाएंगे। बोलो श्री राजेश्वर भगवान की। ये संस्कार को शुरू करने की आपके परिवारों की सबसे पहली सीढ़ी शुरू हो गई आज। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन में लगन, मेहनत, धैर्य और अनुशासन, ये 4 सिद्धांत जीवन में कभी मत छोड़ना। लगन, मेहनत, धैर्य और अनुशासन, यदि जीवन में अनुशासन नहीं है, काम के प्रति लगन नहीं है, मेहनत करने का जज्बा नहीं है और एक काम करके छोड़ देने की आदत है, धैर्य नहीं है आपके पास में। मैं आज से 10-12 वर्ष पहले, लगभग 10-1 वर्ष हो गए, मैं दिल्ली गया था गुरुजी के साथ। मैं तो रूप जी बा के मकान पे हम रुके थे, वहां पे उनके घर में। मैं जब दिल्ली गया तो इनके बेडरूम में हम रुके, मैं और गुरुजी जब हम बेडरूम में रुके तो दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी के उस घर में अनोरे परिवार बुगाड़ी और अपनी राजस्थानी ड्रेस में मैं फोटो लगा उड़ा था। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज भी वो दृश्य याद आते होंगे। घाघरों ने चोंदड़ी पहरोली, अनोरे धर्मपत्नी थी, कनोरे बुआड़ी थी, कनोरे बेटी थी, मंठाने, लेकिन वो दृश्य मुझे आज भी याद है। वहां जाकर के भी इन्होंने वो प्रथा नहीं छोड़ी है। अपने काम के प्रति आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप कहीं शहर में गए, जींस टी शर्ट दिखा, आप पहनिए जींस टी शर्ट। समय बदल रहा है, बच्चों को पहनाइए जींस टी शर्ट, टॉप सब पहनाइए, लेकिन अपने संस्कारों को धैर्य, लगन और अनुशासन के साथ में बचा कर रखिए। कार्य करने में, ड्रेस पहनने में, खाना खाने में, मेहनत करने में यदि किसी चीज में अनुशासन हमारे पास नहीं है तो जीवन की सारी युक्तियां, सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर धरे के धरे रह जाते हैं। आपके बच्चे हैं, इन बच्चों को आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। संस्कारों की बात करते आ रहे, अनुशासन, लगन, मेहनत, धैर्य की बात करते आ रहे हैं। यहाँ भी मैं आपको एक सूत्र देना चाहूंगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप यदि इनको संस्कारवान, तन मन पे कंट्रोल करने वाले, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे बनाना चाहते हैं तो सुबह उठा करके इनको एक गिलास गर्म पानी करवा करके, ब्रश करवा करके, पेट साफ करके फिर स्कूल भेजना।
यदि थोड़े और पेट साफ करने स्कूल नहीं भेजा तो पेट में गंदगी भरोड़ी हुई है तो इनका न दिमाग काम करेगा न बुद्धि काम करेगी। ये हमारी माँ बाप की जिम्मेदारी है और ये अनुशासन और संस्कार के प्रति दूसरा स्टेप है आपका। इस बात को आप मानने को तैयार हैं कि कल से ही शुरू कर देंगे? क्योंकि सुबह उठे छोकरो मारो मायरे गांव डूबन सार नौखणी कोई वे सोण नौखणान डूबन बोधनान बे तीन पाड़ा लावे रहा तो पाड़ा तो 2-3 आदमी सवा तो गरवा ही नहीं देता है પછી બે વખત કરે ગાવ લાન મને પાડું બોધ દિનો 2 ઘંટા તો વે ભરાય પછી જાય નું ઉડાડી છોકરાનું ઉઠાણ લે ઉઠ તારે સ્કૂલ નો ટાઈમ ઉગો બ્રો પછી वो हाथ करे प्रो पानी में गीलो और मूड़ा मारे सोपड़े ले नो धोबो भरे हरजू माधाम भाई थेलो घाले बाय बाय भाई होरो जाजे। यदि एड़ों थी करता भी हो और यदि फिर आप सोचते हैं कि हमारे परिवार के बच्चे संस्कारवान बने, इस देश की ये युवा शक्ति मजबूत बने, समाज की ये शक्ति सुदृढ़ बने, माफ करना साहब थोड़ा सपना जिंदगी में पूरा न था। आपके सपने जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते। जो बच्चा पेट से साफ होकर के ब्रश करके थोड़ा सा नाश्ता करके सुबह 1 गिलास पानी पी करके नहा धो करके फ्रेश होके आया है वो अध्यापक की हर बात पर जवाब देगा, एकदम अटेंशन के साथ में वो बैठेगा स्कूल में, हर बात को ध्यान से सुनेगा। नहीं भाईडो तो लारे होते होते ओम करिए मारसा कहीं वो मेरे को फर्क ही नहीं पड़े। शुरू कीजिए कल से। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? राजरोम जी सौगन हाथे बात करूं हाथ सौगन के जो नहीं करो तो मत कर दो। जय बोलो श्री राजेश्वर भगवान की। बहुत बढ़िया। ये संस्कार के प्रति आपके 2 स्टेप शुरू हो गए। चौथी बात, आप लाख कोशिश करने के बाद में भी यदि आप ये सोचते हैं कि रमेश भाई यहां बोल करके आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा या कोई बड़ा वक्ता यहाँ आकर के परिवर्तन ला देगा, कोई लेखक, कोई समाज सेवी, कोई समाज सुधारक आकर के, कोई पैसे वाला आदमी आकर के यहाँ बड़ा भवन बना करके आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, वो अपना कर्म कर रहा है, समाज के प्रति अपना फर्ज निभा रहा है। पैसे वाला पैसे दे करके, लक्ष्मी वाला लक्ष्मी दे करके, धन वाला धन दे करके, विचार वाला विचार दे करके और समय वाला समय दे करके समाज के प्रति, आपके प्रति अपना फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन खुद के प्रति फर्ज तो आपको ही अदा करना पड़ेगा। एक बार अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इन द एंशिएंट टाइम देयर वाज अ टाइम दैट टाइम वाज ड्राइवन बाय द मसल्स पावर, आफ्टर दैट द टाइम केम्स दैट टाइम वाज ड्राइवन बाय द मनी पावर, एंड नाउ द टाइम ऑफ 21st सेंचुरी इट इज द टाइम विच इज ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। एक समय था बहुत पुराना, तब वो समय धोखो थी हेड दो पहला लठो थी को मिलता राजा महाराजा एक बीजा नेता मानता तो नहीं कुटिन पारो हो गया हाफी मो नहीं है, ये समय था। उसके बाद एक समय आया तब लोग मनी पावर से काम चलाते थे, ठोकन के मोटे में से लाख रुपया दिख रहा हाफी मो नहीं है, ये भी समय था। लेकिन आज का समय दोस्तों 21वीं सदी का समय सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। दिस इज द टाइम ऑफ नॉलेज ऑफ पावर। यदि आपके पास में ज्ञान की शक्ति है तो आप दुनिया के किसी भी चीज को जाकर जीत सकते हैं, दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर अपनी जगह बना सकते हैं। यदि आपके पास में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तकनीकी का ज्ञान नहीं है तो माफ करना दोस्तों, फिर वो सपना सपना रह जाएगा। क्योंकि इस 21वीं सदी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, ये समय न अमेरिका का है, न जापान का है, न कनाडा का है, न रशिया का है। जितने भी अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, विकसित देश मानते हैं, उनका ये समय नहीं है। ये समय है हिंदुस्तान का।